कल जी सर, शुरू करें। कल की चीज को थोड़ा सा मैं दो चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा। कल थोड़ा सा छूट गया था वो डिस्कस करते करते। जो इजराइल वाले हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको ये बात समझना जरूरी है। पहली चीज देखिए क्या है, जो आप लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो क्यों नहीं डायरेक्ट लेता है, अपना स्टैंड लेता है या क्या करता है। देखिए, सुपर पावर बनने में ना सबसे बड़ा मसला यह है कि आपको दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप सुपर पावर बन सकते हैं। अब इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इंडिया जो है वो अपने आसपास को छोड़कर वो जाके पैसिफिक ओशन में जाके देखे क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जाके देखे क्या हो रहा है। जैसे अमेरिका है, अगर अमेरिका को अगर सुपर पावर बनना है तो वो अपने सारे पछड़ों में वो अमेरिका रहता है, चाहे कुछ हो जाए, किसी के बीच लड़ाई हो रही होगी अमेरिका घुसा रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। सुपर पावर बनने के लिए आपको ये चीज थोड़ी, मतलब ट्रू सुपर पावर वो है जो सभी मसलों में अपनी राय, क्लियर राय रखे, ठीक है। इंडिया को इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो इस मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, और या कोशिश अभी करता भी नहीं है वो कि मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए, क्योंकि उसके लिए उसको बाकी जगह पर अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, जो शायद अच्छा और बुरा हर तरह से हो सकता है वो। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो इसराइल को लेकर जो कहा, मैं देखिए दो तीन बातें कल भी कही थी मैंने, आज भी कह रहा हूँ। देखिए, अगर इंडिया अपना स्टैंड सीधा ले लेता कि भैया इसराइल की तरफ है, तो देखिए जो मुस्लिम कंट्रीज में जो इंडियंस काम कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। केरल के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, खासकर छोटे जो काम करते हैं वो लोग करते हैं। उनका बहुत सारा जो पैसा इंडिया में आता है, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस, रेमिटेंस कहते हैं, यानी कि वो पैसा जो विदेशी लोग इंडियंस जो विदेश में जाके कमाते हैं और इसको अपने परिवार में भेजते हैं। और इंडिया जो है रेमिटेंस में नंबर 1 है इस काम में, और अच्छा खासा पैसा आता है। पिछले साल $80 बिलियन आया था, ठीक है। इंडिया के जीडीपी का लगभग 2 से 3% के बराबर था वो, ठीक है। अब मान लो अगर इंडिया इस ऐसे मसले में अपना कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, तो इंडिया के लोगों को क्या पता फिर वो लोग सऊदी अरब बोल दे कि यार आप तो जा रहे हो, हम इंडियंस को जॉब के लिए नहीं मतलब अलाउ करेंगे, तब क्या होगा फिर। तो इंडिया को यहाँ पे ये भी चीज देखनी पड़ती है कि उसके लोगों को तो दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। जो ऑयल वगैरह है वो भी तो वहीं से आता है सर। हाँ, ऑयल आता है कुछ सस्ता मिलता है, हाँ, लेकिन मेन जॉब का भी मसला रहता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहा था कश्मीर के ऊपर, कहा था कि कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने पाकिस्तान को रोक पाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान अपने जो उनका जो मुस्लिम्स का एक इस्लामिक कंट्रीज का एक वो होता है ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी वो बात उठा नहीं पाता है। इंडिया ने अपनी वहां पर भी एक पैठ बना रखी है, उसे कुछ ओपेक ओआईसी हाँ, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वो उसमें नहीं उठा पाया, उस बात को उठा पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया के संबंध सभी कंट्रीज से बड़े अच्छे संबंध हैं। दूसरी बात, मोदी जी एक समझ लेना, मोदी जी एकमात्र दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब गए थे, आज से 2-4 साल पहले गए थे, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का उन्होंने एक साथ में टूर किया था, ठीक है। मतलब जब गए थे इजराइल तो साथ में वो फिलिस्तीन भी गए थे। अब फिलिस्तीन के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो राइट हैंड साइड में है उसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं गाजा, आप समझिएगा, ठीक है, गाजा पट्टी से कहते हैं, ठीक है। अब बीच में इजराइल है, एक तरफ आपका वेस्ट बैंक है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी है। यासिर अराफात का नाम अगर आपने सुना हो कभी जिंदगी में, कभी पुराने अफगानिस्तान के वो थे नहीं, ये सुना है सर ना, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, पीएलए के वो थे जो इजराइल और उसमें थे, वो वेस्ट बैंक में रहते थे, ठीक है। तो आज से 15 साल पहले इजराइल में और वेस्ट बैंक में जो सरकार, जो लोग थे, सरकार थे या पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। और फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई हाँ, हम लोग कोई फालतू की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से एक दूसरे की साथ रहेंगे। आज भी पीएम का नाम मैं पूरा भूल गया, शायद मोहम्मद अब्बास नाम है शायद उनका, वो अभी भी 15 साल से वहां पर पीएम है, और इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा जी सर, अब्बासी नाम है। दूसरा हिस्सा जो है वो है आपका गाजा पट्टी। वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम हमास है। हमास इस समय, ठीक है, इंडिया जो है हमास को एक एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, ठीक है। भले ही वहां पे फिलिस्तीन में वो गाजा पट्टी में पॉलिटिकल उसका वो है, क्या नाम है, पॉलिटिकल रूल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने कभी भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसीलिए जब मोदी जी गए तो इजराइल के साथ साथ वो वेस्ट बैंक गए, ना कि गाजा पट्टी गए, ठीक है। इंडिया हमेशा इस बात को लेता है कि एक शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए। जितनी मैंने बातें बताई आपको, ठीक है, जितनी मैंने बातें बताई हैं आपको, ये बातें आप याद रखिएगा। एग्जाम में किसी तरह से भी चीजें आती है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। और बाकी एक बना रहा है श्वेता, मत बनाओ उसके ऊपर, ठीक है। तो समझिए ना मेरी बात आप, इसको मैंने मोटा मोटा खत्म करना, हाँ, ये था कि आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे पाऊं मैं
कि क्या हो, क्योंकि ना मान के चलिए कि आपको क्योंकि हमारा GS2 जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, GS2, और GS2 में आपसे ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में वो NAM वो आपसे पूछेगा कि इतना जो NAM है उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई क्या, रेलिवेंसी खत्म हो गई है क्या, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसे कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आपको हर एंगल से सोचना है और समझना है इस बात को, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गए थे मुगल साम्राज्य के बारे में हम करते करते, चंगेज खान को पढ़ लिया था हम लोगों ने। मुगल कौन कौन थे, याद है ना मुगल कौन थे, मुगल कौन थे, मुगल फादर की तरफ से कौन थे सर? हैं? चंगेज खान के फादर की तरफ से। चंगेज फादर के, हाँ फादर की तरफ से, नहीं मदर की तरफ से वहां से थे ना, मदर की तरफ से चंगेज खान की तरफ थे और फादर की तरफ से तैमूर की तरफ से थे, और क्या दोनों मिक्स थे और मिक्सचर थे, और मिक्सचर के कारण वो अपने आप को ज्यादा तैमूर का ज्यादा डिसेंडेंट ज्यादा मानते थे वो लोग, क्योंकि चंगेज खान की इतनी इमेज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तैमूर फिर भी रिलेटिवली अच्छा था। चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे हिंदुस्तान की तरफ आया था, लेकिन अंदर नहीं आ पाया, लेकिन रहा था। दूसरी बात है कि मंगोल्स ने इंडिया पे अटैक किया है, चंगेज खान तो मर गया था, खत्म हो गया था, लेकिन मंगोल्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी इंडिया पे उन्होंने अटैक किया था और यहाँ तक दिल्ली तक पहुंच गए थे। यही हालत तैमूर की भी रही है। तैमूर 1398 में हिंदुस्तान आता है और उस समय नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये नाम था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये जो थे ये रूल, ये नाम याद रखिएगा, ये सवाल PCS3 में पूछा गया था, ठीक है, वो रूलर थे इस समय और 1398 में आता है, लेकिन जो तुगलक थे वो इनको रोक नहीं पाते हैं और तैमूर ने बिल्कुल ढंग से लूटपाट मचाई और जब दिल भर गया तो चला गया फिर वो, ठीक है, ये पूरा रहा है। हमने कहाँ से पढ़ा था इसको, ये पढ़ लिया था क्या? नहीं ये नहीं पढ़ा था हम लोगों ने मुगल के ऊपर, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। मुगल आ गया, मुगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगल से सवाल बहुत बनते हैं भाई, बहुत बनते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर जो 1526 पढ़ लिया था। पढ़ लिया था, अच्छा यस सर, अच्छा चलिए, उनकी आंखों में तो तीर लगाए थे इसलिए। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, अरे यार एक तो आप लोगों ने क्या कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, ये जो ये बनाया है इन लोगों ने बनाया ना, ये पूरा याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा है, और मैं सब बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पन्ने को याद करने के लिए बहुत मतलब याद कीजिएगा। बाबर के बारे में बात करते हैं। बाबर जब आता है तो इब्राहिम लोदी उस समय भारत का सुल्तान था, ठीक है, और बाबर जो है जो इस तरह का पाकिस्तान है वहां से होते हुए इंडिया की तरफ आता है, ठीक है, और 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से मतलब लड़ाई होती है और इब्राहिम लोदी को हरा जाता है। इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, और बाबर के पास बहुत कम सेना थी, लेकिन बाबर की सेना बहुत डिसिप्लिन सेना थी, बहुत डिसिप्लिन सेना थी, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी थोड़ा सा अयाश किस्म के लोग थे, बस शराब वराब पीना और नाच गाना देखना, लेकिन बाबर थोड़ा सा प्रोफेशनल फाइटर्स थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक हथियार इस्तेमाल किया, उन्होंने दो रथों के बीच में एक उन्होंने अपनी जो टोपें होती हैं वो लगा दी। तो इस तरह से इनोवेशन बहुत किए उन्होंने कि दो रथों के बीच में जगह बचती है, वहां पे उन्होंने वो लगाया, तोप लगाया, जिससे कि मूवेबिलिटी जो होती है रथों की बहुत उसकी क्या नाम है, तोपों की बहुत अच्छी हो गई। साथ में इन्होंने बारूद का भी कहा जाता है, सो कॉल्ड कहा जाता है, जो कि सवाल पूछा भी गया था कि बारूद का भी इस्तेमाल पहली बार किया था इन लोगों ने, इससे पहले बारूद नहीं इस्तेमाल करते थे लोग, ठीक है। यही कारण था कि मात्र आई थिंक 10,000 से ज्यादा नहीं थे बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी के पास हजारों में सेना थी। तो 1526 में बाबर ने पानीपत में, पहली पानीपत की वॉर में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा 1526, क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो 26, 27, 28 तीनों के बारे में पूछा जाएगा, और ये पूछा गया भी है, ठीक है, यूपीएससी में आई थिंक पूछा गया हो इसके बारे में। फिर बाबर ने हरा दिया, मैच करने को आया था कि मैच करिए, वही ना, वही, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कह रहा है, ये पेज बहुत अच्छा पेज है, इसको आप बिल्कुल एज इट इज याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर बाबर ने हरा तो दिया, फिर अब लेकिन ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम लोदी पूरे इंडिया पर कब्जा किए हुए थे, कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां पे दूसरे लोग भी रहते थे, जैसे राजपूत रहते थे, राणा सांगा जिसे कहते हैं। तो राणा सांगा को सवाल पूछा गया था कि बाबर ने 1527 में खनुआ की लड़ाई जो हुई थी उसमें राणा सांगा को हराया था। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सवाल पूछा गया था आपसे, एक तो ये पूछ लिया गया था 26 में, उसके बाद ये कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया। खानवा कहाँ है? आई थिंक खानवा, यार ये राजस्थान की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कुछ ना शब्द चेंज भी हुए हैं
जगहों के नाम चेंज। पानीपत तो सर हरियाणा में है। पानीपत तो हरियाणा में हो गया, ठीक है, लेकिन ये शायद खानवा शायद ये इधर आपके हरियाणा और राजस्थान के जो इस तरफ वाला जो इलाका है, मारवाड़ वाला इलाका जो है वहां की तरफ रहता है, कोई इलाका जगह का नाम है, मैं ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे ढंग से मिला नहीं था। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की जो बॉर्डर के इलाके हैं ना, शायद वहां पर आसपास, अरे यार हटो यार, है, ठीक है। अब खानवा की जो लड़ाई हुई है उसमें राणा सांगा को हराया उन्होंने 1527 में। तो ये तीनों चीज लाइन याद रखिएगा, 1527, खानवा और राणा सांगा, ठीक है। इसमें राजपूतों को हराया और उनके राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया, ठीक है। फिर 1528 चंदेरी आई जिसमें राजपूतों को हराया, ठीक है। 3 लड़ाइयां इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लड़ी हैं। 1526 पानीपत, 1527 खानवा। सर 1529 में घाना का युद्ध लगा। हाँ बेटा, क्या हो गया? सर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर, सॉरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, मुझे समझ नहीं दे रहा, लिख के भेजो मुझे बेटा। 1526 में, हाँ आवाज क्लियर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही तुम्हारा क्या बोल रही हो तुम। किसी और को समझ में आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं सर। चलिए 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, मतलब राजपूत को हरा के बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब 2 बार लड़ाई हुई राजपूतों से, राणा सांगा और हारे, उसके बाद जो बचे कुछ राजपूत थे वो चंदेरी में हार गए, ठीक है। अच्छा, तो तीनों ये जो लड़ाई है पानीपत, खानवा, चंदेरी और इब्राहिम लोदी, सांगा और राजपूत, इन तीनों की आप फिलहाल याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो बाबर थे, बाबर की मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण हो गया, लेकिन बाबर उसके बाद खत्म हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो गया था बाबर खत्म हो गया था। और आई थिंक बाबर को पहले यहाँ गाड़ा गया, उसके बाद जाके दोबारा निकाल के इसको फिर दोबारा अफगानिस्तान में काबुल में गाड़ा गया था उसको, आई थिंक काबुल में ही गाड़ा गया था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बाबर ने एक बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है बाबरनामा लिखी गई किताब, ठीक है। इसको हम और पढ़ेंगे क्योंकि बाबर से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, अभी कवर नहीं किया गया इन्होंने, आगे बाकी बाबर ने कौन सी किताब लिखी, बाबर की बहन का नाम क्या था, ये सब चीजों के ऊपर था। अच्छा, अब बाबर जब मर गए तो बाबर, क्या लिखा भैया इसने, हाँ ठीक है, हुआ होगा बेटा, होगा, अगर सही कह रहे हो। अभी इसमें इन्होंने कवर नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है, कवर नहीं किया है। बाद में जो, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें, हर चीज कवर इन्होंने एक ही क्लास में नहीं किया है, ठीक है। आगे भी इसलिए 12th तक के एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो हर चीज कवर होती जाएगी धीरे धीरे करके। अच्छा, अब जब बाबर खत्म हो गया, बाबर ने खत्म होने से पहले एक बात अपने बेटे हुमायूं को बोली थी कि कि अपने सभी चारों भाइयों को तुम जो है वो विरासत में अपना जो राज्य है वो बराबर से बांटना, जिससे कि कोई उत्तराधिकारी की लड़ाई नहीं होगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी में काफी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। एक सवाल पूछा गया कि क्या मुगलों में जो सबसे बड़ा बेटा होता था क्या वही राजा बनता था, ऐसा क्या रूल था? तो ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है, कि मुगलों में मुगल इस बात को फॉलो करते थे कि उनका बड़ा बेटा ही डिफैक्टो मतलब होता है कि अपने आप बड़ा हुआ तो राजा बनेगा, बाप की गद्दी लेगा, ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है। और ये बड़ा आपको समझिए कि जो औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा शिकोह की लड़ाई हुई है, इसमें औरंगजेब जीतता है, ठीक है, तो औरंगजेब छोटा था, तो दारा शिकोह तो बड़ा था, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं था, कभी कभी मान लेते थे, कभी कभी नहीं मानते थे, लेकिन हमेशा से जो मुगल रहे हैं, चाहे वो सलीम ने तो खैर अपने पापा से ही विद्रोह कर दिया था, लेकिन बाद में शाहजहां आया, उन्होंने भी बड़े पापा को टॉर्चर करके लिया, और उसके बाद औरंगजेब आया। दारा शिकोह तो सर बड़ा लड़का था सर, तो सर उनको सर अधिकार दिया जाता था सर, मतलब वो राजा खुद बनाते थे दारा शिकोह को, लेकिन सर औरंगजेब ने तो सर अपने बलबूते मतलब लड़ाई लड़के अधिकार लिया था। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। अमूमन यहाँ पर मुगल्स में नहीं था, हिंदुओं में था, राजपूत। हाँ ठीक है ना, तो वो जो बात समझाने को, ये आप इस बात को समझिए, लाइन को समझिए, इस बात को यूपीएससी में ये सवाल इस लाइन में लिख दिया कि मुगलों में बड़े बेटा का जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, वो ऐसा रूल है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। मान लेते, कभी मान लेते, कभी नहीं मानते, लेकिन फिक्स नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने जायदाद बांट दी, हुमायूं ने बड़ा सीधा शरीफ बच्चा था, उसने क्या किया, अपनी जितनी जायदाद थी अपने सभी भाइयों को, चारों भाइयों को बांट दिया, प्रांत होते थे ना, ठीक है, इलाके होते थे, वो चारों भाइयों को दे दी। लेकिन जो उनका छोटा बेटा भाई था जिनका नाम था कामरान, वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब एम्बिशियस निकला, और कामरान जो था आई थिंक उसमें अफगानिस्तान के इलाके का उसको प्रांत मिला था, और कामरान से उसको बहुत दिक्कत हुई। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, इन्हें सपोर्ट नहीं किया था कामरान ने। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, शेर शाह सूरी के नाम बात हो रही है यहाँ पे,
शेर शाह सूरी या शेर शाह सुर, 2-3 नाम से पुकारा जाता है। तो शेर शाह ने, जो कि उस समय बंगाल और बिहार के इलाके में था, वहां पर जैसे ही बाबर खत्म हुआ और हुमायूं कमजोर पड़ा, शेर शाह सूरी जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, उसने क्या किया, उसने इंडिपेंडेंट होने घोषित कर दिया। और हुमायूं जब लड़ने गया तो 2 बार लड़ाई हुई, एक बार 1539 में चौसा में लड़ाई हुई और 1540 में कन्नौज में लड़ाई हुई। तो 2 बार लड़ाई हुई है, जिसमें दोनों बार जो है हुमायूं हार कर वो भागा, ईरान की तरफ भागा था। ठीक है, ये चौसा और कन्नौज, ये दोनों चीजें आ चुकी है एग्जाम के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीजें आ चुकी हैं एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो हमने 4 चीज देख ली। खनुआ की लड़ाई देख ली, हमने पानीपत की लड़ाई देख ली, हमने चंदेरी की लड़ाई देख ली, हमने चौसा की लड़ाई देख ली और कन्नौज की लड़ाई देख ली हमने। ठीक है, 4-5 लड़ाइयां हुई हैं, जिसको आप मैच द फॉलोइंग में आप सवाल पूछ सकता है आपसे। वो ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। देखिए हुआ क्या, जब तक शेर शाह सूरी हिंदुस्तान में रहा राजा के रूप में, तब तक हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया आ जाए। जब वो मर गया तो उसके बाद जाके ये हुमायूं इंडिया आता है, और थोड़े समय के लिए ही जरा वो कुछ सुकून से रह पाया था। लेकिन उसके बाद शायद उसका कुछ एक्सीडेंट होता है, एक शायद आई थिंक उसमें गिरा था, क्या नाम है ये, लाइब्रेरी में गिरने के कारण जिसकी डेथ हुई थी। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, लाइब्रेरी में गिरा था, लाइब्रेरी में गिर गया था, ये अंधेरे में लाइब्रेरी में गिर गया था, पुस्तकालय से गिर गया था जी। हाँ वही लाइब्रेरी में गिर के ही मर गया था, गिरा था, गिराया गया था, ये तो वहाँ बहुत होता है ना सर। ये कितना सच है पता नहीं सर। हाँ वही ना, जो लिख दिया मान लिया, मानने पड़ेगा। अब जैसे कि मैं हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी था। मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर का उस समय गवर्नर था, तो शायद उसके जो चाचा थे वो जब बहुत प्यार करते थे मोहम्मद बिन तुगलक को, वो तुगलक वहाँ जब उसे मिलने आते हैं जौनपुर में, जौनपुर का नाम ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पड़ा है, जौना शाह नाम का नाम था। और वो अपने जब जैसे उसके चाचा वहां पे आते हैं तो ऐसा मंच बनाता, बड़ा सा बनाता है और उसमें एक्सीडेंट करा देता है, बेचारा वो दब के मर जाता है उसके अंदर। ये सब बहुत होता था, ये उस मिडिवल हिस्ट्री का पूरा ये रहा है, मिडिवल क्या एंशिएंट हिस्ट्री में भी रहा हुआ है। इस तरह से अपने फादर को मार के कब्जा कर लेना, भाइयों को मार देना, बहुत है। फिर आता है अकबर। अकबर के ऊपर काफी कुछ पूछा जाता है, काफी सवाल पूछे जाते हैं। अकबर तो मतलब जैसे अशोका है, अकबर है, ठीक है, गांधी है, ठीक है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फिगर। इनके बिना तो आप मतलब आप सिविल सर्विसेज के बारे में तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा इन लोगों से, और आपको भी इनसे अच्छी चीजें बातें निकाल के इसको इस्तेमाल करना है। अब 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है सम्राट बना। उसके शासन काल में 3 अवधियों हमने इसको डिवाइड किया है। पहला डिवाइड किया है, अब ठीक है 13 साल में बंद तो गया, हमसे कोई बोल रहा क्या? 13 साल में बंद तो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि शुरू में कोई बोल रहा है क्या, बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। माइक बंद कर लो भाई। हाँ, अब बंद तो गया वो, लेकिन हुआ क्या, 13 साल में बहुत छोटी सी एज थी, माइनर था बेचारा वो। तो उनके जो कहते हैं ना कि गार्जियन, संरक्षक, जिसका नाम था बैरम खान, तो बैरम खान के अंडर में रहता था, और बैरम खान ही एक तरह से इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल करता था, बैरम खान, ठीक है। और पिछले अगले मतलब कहते 15 साल ये थे कि 1556 से लेकर 1570 तक जो बैरम खान का रूल रहा, ठीक है। और बैरम खान के अंडर में ही जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है वो हुई है। अकबर था, लेकिन अकबर से ज्यादा बैरम खान के निर्देश में लड़ाई हुई। इसमें हेमू विक्रमादित्य वर्सेस बैरम खान कह सकते हैं, और इसमें हेमू विक्रमादित्य हारा और बैरम खान जीता। और कुछ 14-15 साल तो यही रहा। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों को मालवा, गोंडवाना और भाई मिर्जा हाकिम को और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सुशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक चीज हुई थी, अब जब 1570 में जब थोड़ा सा अकबर बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैच्योर हो गया, और उसने लगा कि यार ये तो बड़ा, क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है यार ये लड़की, एक मिनट। हाँ, जब देखा कि उसने कि अब मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ, तो इसने क्या किया, इसने बैरम खान को भेज दिया हज करने के लिए। अब आपको पता है किसी भी मुगल ने या किसी भी सल्तनत काल के किसी भी राजा ने, सुल्तान ने कभी भी हज नहीं किया आज तक। अमूमन वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था कि जिसको रिटायरमेंट देना होता था उसको हज भेज देते थे, जाओ भाई वहीं पे हज में रहो, खुदा के उसमें रहो, और इधर मत आना तुम, हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं।
तो कभी पूछा जाए आपसे ना कि कोई मुगल हज करने गए थे, कभी कोई नहीं गया था हज करने, ठीक है। बैराम खान को भेज दिया उन्होंने, आई थिंक, और बैराम खान से पहुंच भी नहीं पाया था, रास्ते में मार दिया गया था, ठीक है। तो 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के मतलब सर अकबर ने भी बैरम खान को ही मारा था? नहीं, अकबर ने नहीं मारा था, किसी और ने मारा था, ये सब नाम इसका एग्जैक्टली भूल गया मैं। बैरम खान को छोड़ दिया अकबर ने कि जाओ भाई टहलाओ, ठीक है। अकबर ने डायरेक्टली, अकबर का नाम नहीं है, कुछ और नाम था, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया मैं, उसने मारा था। अच्छा, होता क्या था ना, देखिए कई चीजें होती थी। अब जैसे कि अब राजपूतों को मान लड़ाई हुई, राजपूतों से लड़ाई हो गई, या किसी और छोटे से राजा, अब कौन कहाँ खार खाए बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा रहता था कि किसी को पता लग गया। लेकिन सर एक सर ये चीज है, सर जो चोला डायनेस्टी है सर, चोला डायनेस्टी बहुत बड़ी थी, उसने इंडोनेशिया तक राज किया, और अशोक ने बहुत राज किया, फिर महाराणा प्रताप हो गया सर। तो इन लोगों का सर इतना ज्यादा हिस्ट्री में क्यों नहीं है सर? मुगल एम्पायर का इतना ज्यादा क्यों है सर फोकस? नहीं, देखिए चोला का तो बहुत बड़ा है। चोला का तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल कितना ज्यादा पूछा जाता है। पहली चीज, चोला तो बहुत, मतलब उसका तो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी नेवी, उसके बारे में काफी पूछा जाता है। लेकिन सर चोला के बारे में सच कुछ नहीं पढ़ाया गया ना, मतलब उसका तो सिर्फ एक खत्म हो गया एक चैप्टर। नहीं, तो ये क्लास 7 में खत्म हुआ ना, अभी आगे हो सकता आएगा क्लास में आएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चोला बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक को तो पढ़ा ही आपने, अशोक के तो पिलर्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, अशोक ने क्या क्या किया, अशोक का रहा, ठीक है। जो अकबर मुगल्स हैं, मुगल ने एक तो पहली बात तो काफी बड़े इलाके में राज भी किया है, और उनका कई जगह पे कंट्रीब्यूशन है। ये तो बताएंगे कि कई जगह पे कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एनसी आपके जो कॉपियां किताबें एनसीईआरटी है या वो है, वो कुछ डिफरेंशिएट करता है। मुझे तो नहीं लगा, सही बताऊं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। खासकर देखिए अब मुगलों में भी अकबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अकबर ने कई चीज पे काम किया हुआ है, ठीक है। उस पे है, ऐसा नहीं है। चोला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप चोला पढ़ोगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, चोला ने सर इंडोनेशिया तक किया ना सर, इंडोनेशिया हो गया बाहर तो पढ़ते हैं लोग, नेवी पढ़ते हैं। जब राजा प्रथम या राजेंद्र चोला, ठीक है, उन्होंने कौन से मंदिर बनाए, मंदिर के अंदर जो उनकी दीवारों पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स लिखे हुए हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस दीवारों में लिखा हुआ है कि चुनाव कैसे, विलेज के लिए कोई मंदिर होता था, मंदिर की दीवारों पे जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन होता है उसके रूल्स होते हैं, वैसे रूल्स दीवारों पे लिखा होता था कि भाई कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है, कौन आदमी चुनाव में जीतेगा तो क्या कितने दिनों तक रहेगा, शायद 3 साल तक का था, 3 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर अगर मान लो वो रहता है और गलत काम करता है तो उसको मतलब हटाने का प्रावधान भी था, जिसे हम कहते हैं रिकॉल, जो हम लोग आज तक नहीं कर पाए कि भाई अगर हमने किसी एमएलए या एमपी को चुना और वो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं कर पा रहा है तो पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय 5 साल झेलने के, ठीक है। लेकिन चोला टाइम पे ये था रूल कि अगर पब्लिक को लगता है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है सही काम नहीं कर रहा है तो वो उसको वापस आ सकता है, ये रूल था। तो चोला का तो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा, उनका बहुत फेमस रहा है। और सर एक क्वेश्चन सर और था सर, शायद आउट ऑफ कंटेस्ट होगा सर। ये बताइए, जैसे आपने कहा था कि हड़प्पा मोहनजोदारो के बाद वेदा वाला चालू हुआ था सर, वैदिक कल्चर। लेकिन सर जैसे हिस्टोरियंस ने बोला है कि जो वेद्स हैं, जो ये सनातन धर्म के सबसे पुराने हैं, तो सर ये वो नहीं करती है सर, मतलब काउंटर नहीं करती है इस चीज को, जो कि हड़प्पन मोहनजोदारो सबसे पुराना था। हड़प्पा मोहनजोदारो में जो हिस्ट्री है, ठीक है, देखिए 2 तरह की 3, अगर आप शुरू में क्लास आप लिया होगा तो मैंने कहा था क्या होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, याद आया? जी। हाँ जी। तो भाई प्रोटो, प्रोटो का मतलब क्या होता है बता दीजिए लोगों को। बाकी प्रोटो का मतलब वो, प्रोटो का मतलब सर जो लिखा हुआ है पर पढ़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अब वो क्या लिखा भाई हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम हिस्ट्री में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन वेदास तो हम पढ़ सकते हैं ना भाई, वेद को तो पढ़ पा रहे ना। जी, ठीक है ना, तो इस ये है। अब अभी तक जितनी कोशिश की गई, हाँ समझ गए ना, हो गया ना क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य विस्तार हुआ, उसने अपना एक्सपेंशन किया, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ा गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानादेश, अहमदनगर और कुछ हिस्सों में भी उन्होंने राज्य को मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर ने सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खाई। देखा, मैं कहता ना कि सलीम ने बकायदा अटैक किया था अकबर के ऊपर और अकबर ने हराया सलीम को, अपने बेटे को हराया है, ठीक है। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर सलीम वही है, अनारकली वाले, अनारकली वाले सलीम वाले, बस वही अनारकली। अब अनारकली और सलीम, ये देखिए अनारकली का तो पता नहीं, क्योंकि अनारकली एक कहते हैं कि एक फिक्टिशियस एक कैरेक्टर है, लेकिन सलीम तो है ही है। तो कहानियां मुझे हिस्ट्री और कहानी को मिक्स करके वो बनाया गया, मुगल आजम बनाई गई है। इसको इतिहास से ऐसा नहीं है कि कोई अनारकली को चिपका दिया था या सलीम गाना बहुत अच्छा गाना गाता था, मतलब सर वो फिक्शन बनाया गया है सर। हाँ, फिक्शन वो होता है, ऐसी कहानियां होती है ना, जो कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ फिक्शन होगा, दोनों का मिक्स कर देंगे तो मुगल आजम बन जाती है। हाँ, तो
सलीम जहांगीर बने। जहांगीर एक काम के लिए, अच्छा आगे चलो बड़ी लेते हैं। जहांगीर एक काम के लिए बड़ा अच्छा था। जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है। मुगल काल में जो सबसे बेस्ट जो एरा रहा पेंटिंग का, वो जहांगीर का टाइम रहा है। ठीक है, जो शाहजहां रहा, उसका बेटा शाहजहां, वो उसके टाइम पे आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा रहा। उसने ज्यादा आर्किटेक्चर बनाया, जिसने ताजमहल बनाया, आपका लाल किला बनवाया। लेकिन जहांगीर के टाइम पे पेंटर्स बड़े अच्छे आए थे। वो भी सवाल से पूछेगा कि कौन कौन से पेंटर थे, तो मंसूर था, ये कई इस तरह के और थे। तो सब ये एग्जाम में हमारे आता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के शोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों को सेवा स्वीकार की। उसके बाद सिखों, अहम, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्ण सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहां, ठीक है, और खुसरो, एक खुसरो आया था ब्याह का, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। यानी कि जिस तरह से सलीम ने अपने पापा का विद्रोह किया अकबर का, उसी तरह से जहांगीर का बेटा खुर्रम, उसने जहांगीर का विरोध किया, पापा का विरोध किया पर सत्ता के लिए। खुर्रम जो था उसका नाम बाद में शाहजहां, शाहजहां एज अ पोस्ट है, नॉट नेम। नाम खुर्रम था, ठीक है। और सर जहांगीर नाम था? नहीं, ये भी इतना की पोस्ट थी, इसका नाम तो सलीम था, ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे ओके 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 सर, थोड़ा सा भी अब हो रहा है, समझ में आ रहा होगा ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? जी 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 जी, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। शाहजहां 1627 1658 यानी कि वो टाइम जब आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छा किया गया। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान, जहन लोदी, ये सब नहीं आते हैं, ने विद्रोह किया, पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, इसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा किया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पे कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के साथ चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने के लिए आवेदन किया। ये सब अब ये बीजापुर आ गया, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे गोलकांडा, बीजापुर, ठीक है, अहमदनगर, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में उस समय ये काफी एक्टिव, और सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। सब साउथ के हैं, समझ लीजिए आज का कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वो इलाका, ठीक है। 1558 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें औरंगजेब को विजय मिली और दारा शिकोह समेत अनेक उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। और कहते हैं शाहजहां जो है उसको कैद में था, उसकी जो कोठरी थी उससे एक खिड़की थी और खिड़की से ताजमहल देखता रहता था, और ताजमहल को देख देख के जरा वो मर गया, ठीक है। तो बहुत अत्याचार रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है ना वो इतनी स्मूथ है ना। समझ गए ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होती है? हमारे यहाँ होती कि नहीं होती ट्रांसफर पावर? अच्छा सर, ये जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर जो आप कह रहे हैं सर, सर ये सिर्फ मुगल्स में देखा गया है कि जो ये और डायनेस्टीज रही इनमें भी देखा गया है सर? मैं अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, तो आपका अजातशत्रु था कि नहीं था? हाँ सर, जी जी जी, खत्म किया, अजातशत्रु उसके बेटे ने खत्म किया, ठीक है। कहीं कहीं बड़ा अच्छा रहा है, जैसे कि मौर्य काल में बड़ा सही रहा है, चंद्रगुप्त रहे, बिंदुसार रहे, फिर उसके बाद अशोक आए, तो वहां पर बड़ा स्मूथ रहा है। अब देखिए कई डिपेंड करता है उस समय के सिचुएशन के ऊपर, उस समय की परवरिश के ऊपर, हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सर हेलो सर, अशोका भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव राजा था, उसने भी अपने भाइयों की हत्या करके फिर उसने बिल्कुल बिल्कुल अशोका बड़ा, उसने अपने सभी भाइयों को मारा था, उसने 99 भाइयों को मारा था। लेकिन सर ये तो जैसा 98 मारा सर, लेकिन ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि ही वाज वेरी काम नेचर और बहुत ही मतलब हर आदमी से बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। सुनिए अरे टाइम खत्म होगा, मैं समझ गया। सुनिए, देखिए अशोक क्या हुआ, देखिए मैं एक दो कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे समझ लो कि लिख मत देना, लेकिन जस्ट मैं फॉर कहानी के पर्पस के लिए, ठीक है, कि अशोक ने कलिंग को लड़ा और कलिंग से युद्ध के बाद वो खत्म, मतलब उसने कभी युद्ध नहीं किया। लेकिन जो बौद्धिस्ट जो हमारे लिटरेचर बोलते हैं वो अशोक को ना बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। जो बौद्धिस्ट लिटरेचर ने अशोक की बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की अशोक को, अशोक को मतलब समझो कि उन्होंने क्या नहीं बनाया, कि बिल्कुल ऐसा था कि, ठीक है। अब ये क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा कि जितने धर्म होते थे उनको सपोर्ट करते थे, संरक्षण करते थे राजा, ठीक है, कि भाई फला राजा होगा तो हिंदू धर्म को सपोर्ट करेगा, फला राजा होगा उसने बौद्धिज्म को सपोर्ट किया, फिर जैनिज्म को सपोर्ट किया, ठीक है। तो संरक्षण का बहुत चलता था वहां पे। तो जैसे ही अशोक ने बुद्धिज्म को थोड़ा सा सपोर्ट किया उसने, तो उसके बाद के जितने लिटरेचर आए, आई थिंक
दीपवादनम और सब चीजें, बहुत सारी किताबें आई बुद्धिस्ट लिटरेचर, उन्होंने अशोक को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, मतलब सर ये बोला तक गया कि एनसीईआरटी में प्रियादासी तक लिखा हुआ है कि अशोक जब वो तो उसका बनाया गया प्रियदर्शी, वो तो हाँ वो तो उसने अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्रियदर्शी और ये सब लिखा हुआ है, लेकिन बोध अशोक को अब कहते हैं आदमी बहुत अच्छा है। अब युधिष्ठिर की बात करते हैं, युधिष्ठिर भाई कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब यार पता नहीं किसको पता झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कभी तो आदमी बड़ा अच्छा है लेकिन बड़ा चढ़ा के बात है। हाँ एक चीज और भी है जो थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ, देखिए कलिंग जो था, अगर आप मैप देखोगे ना, कलिंग आज भी है ना, उड़ीसा ही है, ठीक है जी उड़ीसा है सर, उड़ीसा। देखिए अशोक को कहा जाता है, अशोक को एक ईस्ट में एक उसे पोर्ट चाहिए था, बंदरगाह चाहिए था, ठीक है। तो जब कलिंग को उसने हराया और उसको जब बंदरगाह मिल गया, ठीक है, तो कहा जाता है कि अशोक का सारे पर्पस सॉल्व हो गए और ऐसा कुछ उसको मकसद ही नहीं बचा कि क्या है वो युद्ध करे, मतलब उसको बहुत बड़े इलाके में अशोक का कब्जा है, ठीक है, और वो जो वाला पोर्ट भी मिल गया तो उसको कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं मिला युद्ध करने का, ठीक है। मैं मानता हूँ कि उसका हृदय परिवर्तन आया होगा, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद उसकी सारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी, लेकिन फिर भी यही बात करता हूँ, अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता तो आदमी तो जबरदस्ती कारण निकाल लेता है। लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ कि कलिंग को लेने के बाद उसको बंदरगाह का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, और उसके बाद जो हृदय परिवर्तन थोड़ा अच्छा। एक चीज और बताऊं मैं आपको, उसने शुरुआत में हिंदुज्म बहुत देर तक रखा, बाद में बुद्धिज्म में वो आया है, ऐसा नहीं था कि उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ तक कि जब वो जाता है गौतम बुद्ध के गांव जाता है, लुम्बिनी वगैरह वहां जाता है, तो वो अपने राजा बनने के 13-14 साल के बाद जाता है, नॉट फॉर फर्स्ट ईयर जाता है वो, ठीक है। और वहां जाके सवाल पूछा गया था आपसे, वहां जाके वो टैक्स को रिबेट करता है, मतलब टैक्स में कमी लाता है, बोलता है नॉट टैक्स माफ करता है, वो बोल ठीक है 1/6 का टैक्स था, वहां बोलता 1/8 का टैक्स दो आप। जी क्योंकि सर वहीं पे वो बुद्धिज्म उसने एम्ब्रेस किया था। समझ गए। तो हिस्ट्री देखिए बड़ी अजीबोगरीब है, हर पक्ष है, मैं सिर्फ आपको बस एक एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस आपको कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि और सर एक सर जो अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था 327 बीसी में, और जब सर पोरस वाला युद्ध हुआ था, तो सर उसमें कुछ निकला नहीं था सर कि पोरस जीता था कि अलेक्जेंडर जीता था? नहीं जीता, अलेक्जेंडर जीता था ना, पोरस तो हार गया था। पोरस को तो तभी तो बोलता है, पोरस बोलता नहीं कि भाई अलेक्जेंडर बोलता है कि किस तरह से तुम्हारा मैं आपका व्यवहार करूं, तो कहता है एक राजा ऐसे दूसरे राजा से करता है। आपने सुना होगा फेमस है ना, अलेक्जेंडर चला गया था, सुनिए एक बात, अलेक्जेंडर से वापस चला गया था, वहां पर अलेक्जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव रहा, ठीक है, और और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गई, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और फिर उस बंदे का नाम क्या है उनके, अलेक्जेंडर का जो देखो नाम बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे, तो क्या चीज अलेक्जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ पर, इधर जो जहाँ पर हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाका है, तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंट खैबर सर, नहीं उस आदमी का नाम क्या था, अलेक्जेंडर तो खत्म हो गया था, फिर नया राजा बना। जी। तो वहां पर जो गवर्नर था, जो यूनान का गवर्नर था, तो चाणक्य की वजह से वो उसने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी उससे कराई, उसकी बेटी शादी करा दी थी, ठीक है। अच्छा सर, समझ गए ठीक है ना, नाम मैं भूल गया, पता नहीं सर, सेल्यूकस निकेटर, हाँ ठीक है, हेलेना से शादी करी थी, हेलेना शादी की थी उसने, शादी की थी, तो उनकी वाइफ हेलेना भी थी, ठीक है। तो उन्होंने जैनिज्म उन्होंने भी फॉलो किया था सर बाद में। नहीं किसने, हेलेना ने, अब हेलेना के बारे में नहीं पता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने एक चीज और की थी जो एग्जाम में आई थी। चंद्रगुप्त एकमात्र एक राजा है जिसने सुल्लेखन पद्धति के सहारे अपने प्राण त्यागे हैं। सुल्लेखन एक जैन सिस्टम होता है जिसके अंदर जैसे कि आदमी ने जीवन जी लिया, उसको लगा बस यार बहुत हो गया, 70 साल की मेरी एज हो चुकी है, अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, अब मैं धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार कराऊंगा मरने के लिए, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सुल्लेखन जो जैन धर्म में होता है। इसमें क्या होता है, आदमी से नॉर्मल 3 वक्त का खाना खाता है, फिर स्लो करके दो वक्त कर देंगे, फिर स्लो करके 1 वक्त कर देंगे, फिर खाली वो फ्रूट्स खाएगा, फिर वो पानी पे रहेगा, फिर धीरे धीरे वो पानी भी छोड़ देगा और फिर 1 वक्त का अपना प्राण त्याग कर देता है। तो ये अहिंसक तरीका है प्राण त्यागने का, जैसे जैनिज्म में कहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुल्लेखन पद्धति के सहारे अपने प्राण त्यागे थे। याद रखना, ये सवाल पूछा गया था, सुल्लेखन ये सब बोलते हैं। लेकिन सर ये बुक में तो मेंशन है नहीं सर कहीं भी। है पढ़िए है आगे के चैप्टर्स में सर है। अब एनसीईआरटी क्लास 6 में बच्चों को क्या बताओगे आप, बताओ, छोटे बच्चों को, क्लास 6 के बच्चे है ना 7 में, तो इसलिए कहता हूं मैं एनसीईआरटी, आप जो मुझे रोज फोन करते लोग कि सर एनसीईआरटी पढ़ लें, मैंने कहा पढ़ लो। मुझे पता है यार, एनसीईआरटी पढ़ना शुरुआत के और बिना एक्सपीरियंस के पढ़ना दोनों फर्क है। अब आप खाली रीड कर लोगे लेकिन उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा चीजों को लेकर।
अब बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर औरंगजेब, जिसको क्या बोलते हैं जिंदा पीर, उसने अपने को जिंदा पीर कहा, अपने आप को बहुत इसने पब्लिसिटी की इस बात की, और कहा भी जाता है कि वो बिल्कुल भी अपने सरकारी खजाने से पैसा नहीं खर्चा करता था, और जो कुरान की आयतें लिख लिख के जो उसको थोड़ा बहुत पैसा से मिलता था वो उसी से अपना जीवन काटता था, जमीन में सोता था। इसको जिंदा पीर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है जिंदा पीर कौन है, तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही तो सर फिर हत्या क्यों कर दी थी? फंडामेंटलिस्ट बहुत था, भयंकर फंडामेंटल बंदा था ना। मतलब देखिए वो एक होता आदमी का स्वभाव है अलग अलग है कि सरकारी खजाना में नहीं करूंगा मैं, मतलब एक साधु रहूंगा। अब ऐसे तो यार कई लोग जो बहुत धार्मिक होते हैं वो भी तो बड़े टेररिस्ट बन जाते हैं, बम उड़ाते हैं, कौन नहीं उड़ाते करता है ना। तो ये दोनों चीज अलग है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अलग होते हैं। औरंगजेब का भी अपने ऊपर वो बहुत ही वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा बड़ा धार्मिक आदमी था, लेकिन पॉलिटिकली जो सत्ता हासिल की, यहाँ तक की 90 साल की उम्र तक, वो बहुत देर तक जिया, पता है वो 90 साल तक की उम्र तक भी वो कभी युद्ध होता था ना तो कहते हैं कि वो डोली में बैठ जाता था, चल नहीं पाता था 90 साल की उम्र में, उसमें ताकत नहीं थी घोड़े बैठने की, तो डोली में बिठा के जाता था लोग, लेकिन उस जाता जरूर था, युद्ध में देखता जरूर था कि क्या हो रहा है, और ये कंट्रोल था उसका। यही कारण था कि औरंगजेब, सुनिए, यही कारण था कि औरंगजेब जब तक रहा तो इंडिया एक रहा, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा उसके बच्चे इतना बड़ा समाज संभाल नहीं पाए, और बहादुर शाह प्रथम वगैरह आए, उसके बाद विद इन 40-50 ईयर्स में खत्म हो गया मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो औरंगजेब बड़ा इस मामले में थोड़ा सा अब